निवेश करने के, तो ऐसे देखने से तो ये प्रेफर्ड ऑप्शन लगता है। फिर आप ऐसा क्यों रिकमेंड करते हैं कि बेहतर होगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो खुद अपने फंड्स चुनें? देखिए, काफ़ी रीजंस हैं। जनरली आप काफ़ी पैसिव कॉल्स लेते हैं फंड ऑफ फंड्स के जरिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्कीम ली है जो नॉन परफॉर्मिंग स्कीम होगी शायद, तो आप उसमें पैसिवली फिर भी इन्वेस्टेड रहते हैं, उसमें एक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप। आप कॉल नहीं ले सकते फंड ऑफ फंड्स में कि आपको किस तरह इन्वेस्ट करना है। आपको सिर्फ ऑप्शन मिलता है कि आप अग्रेसिव रहें, कॉन्जर्वेटिव रहें या मॉडरेट रहें। अब फंड मैनेजर के हिसाब से अग्रेसिव कॉल क्या है या मॉडरेट क्या है, कॉन्जर्वेटिव क्या है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द फंड मैनेजर। यहाँ कम से कम मैं कॉल ले सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो मैं थीमेटिक फंड भी चूज कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो, जो मेरे पास फंड ऑफ फंड्स में ऑप्शन नहीं है। प्लस जो हमने फंड ऑफ फंड्स में देखा है इंडिया में जो स्पेसिफिकली हो रहा है, ये बहुत ओवर डाइवर्सिफिकेशन इन दी फंड सिलेक्शन में है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लली द रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। प्लस आपके एक्सपेंस रेशियोज डबल हो जाते हैं, बिकॉज आप फंड के भी आप एनीवेज भर रहे हैं और फंड ऑफ फंड के भी आप एक्सपेंस रेशियो भर रहे हैं, तो डबल आपको एक्सपेंस रेशियो कॉस्ट भी आता है। ओके, तो इस लिहाज से एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या फिर ये बेहतर होगा कि किसी इंडेक्स फंड में लगाएं, या फिर अगर आप एक्सपेंस रेशियो पे ही नजर डाल रहे हैं तो शायद इंडेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें? देखिए, एक्सपेंस रेशियो एक रीजन है। अगर आप इंडेक्स फंड में जिसमें एवरेज 1% एक्सपेंस रेशियो कॉस्ट आ रहा है, एक लार्ज कैप इक्विटी एस्टैब्लिश फंड का 1.5% होगा। पर अगर मैं फंड ऑफ फंड कर रहा हूँ 1.5% एक लार्ज कैप फंड में भर रहा हूँ, प्लस फंड ऑफ फंड की कॉस्ट भी 1.5 भर रहा हूँ, तो ये टॉकिंग अबाउट 3% कॉस्ट कंपेरेटिवली। सो 1% to 1.5 इज अ वेरी 1.5 to 3% इज अ वेरी बिग गैप कंपेरेटिवली। टू इज, देखिए इंडेक्स फंड काफी कंजर्वेटिव होता है, उसके लिए अच्छा है जो न्यू इन्वेस्टर हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो सिर्फ एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करके अपने रिटर्न देखना चाहते हैं। तो अगर आप 10 साल 15 साल का आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो क्यों ना डाइवर्सिफाई करें, क्यों ना आप एक लार्ज कैप या मिड कैप या मल्टी कैप फंड चूज करें अगर आपकी प्रोफाइल है और आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का। आइडियली मेकिंग अ पोर्टफोलियो मेक्स मोर सेंस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से अमित शर्मा ने हमें फोन किया। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार अभिनव जी। जी बताइए सर, मेरा नाम अमित है, 28 वर्ष मेरी उम्र है और मुझे म्यूचुअल फंड्स का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, और प्रेजेंटली मेरा कुछ मंथली 1000 रुपीज टारगेट है और मेरा 8 महीने का बच्चा है। मैं चाहता हूँ उसको 10 से 15 साल बाद अच्छा रिटर्न मिले, बट गारंटेड होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कुछ दिमाग में पूंजी सोची है कि कितनी जमा करना चाहते हैं आप? नियर अबाउट मेरे को 10 साल बाद 10 से 10 लाख रुपए की जरूरत रहेगी। ओके, तो 10 साल का होराइजन है और 10 लाख ही जमा करना चाहते हैं। क्या सलाह देंगे अभिनव इनको? देखिए, इसमें मैंने बड़ा एक अलार्मिंग वर्ड सुना था, गारंटीड रिटर्न्स। तो गारंटीड रिटर्न्स जनरली म्यूचुअल फंड्स में होते नहीं हैं। वो मैं समझाना चाहूंगा उनको क्यों नहीं होते हैं। देखिए, एनएवी बेस्ड रिटर्न्स हैं ये। एनएवी बेस्ड इसलिए होते हैं बिकॉज वो मार्क टू मार्केट लिंक्ड हैं। अब मैं इतना डीप में समझा नहीं पाऊंगा, बट बेसिकली जो बाजार का उतार चढ़ाव होता है रोज का, उसके हिसाब से आपकी रेट्स फ्लक्चुएट होती है रोज, इसलिए आपको परमिट नहीं किया जाता है कि आप एक गारंटी वर्ड यूज करें। पर आप हिस्टोरिकली और अगर आप प्लान करके देखें कि आपका जो आप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या रिटर्न दिया या क्या रिटर्न दे सकते हैं, वो बेसिस पे म्यूचुअल फंड में जनरली इन्वेस्ट किया जाता है। आप म्यूचुअल फंड में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपके पास मार्केट की एक्सपर्टीज नहीं है। आप डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर है जो आपके लिए इन्वेस्ट करेगा और एक अच्छे कॉल्स लेगा। इसके लिए आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, जो उसने परफॉर्म करी है और कंसिस्टेंटली करी है कि नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू, बट एक ट्रेंड आप समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर का बिहेवियर कैसा है फंड की तरफ। इसमें दो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। एक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 15 साल का पीरियड है आपके पास, तो एक आप अच्छा सा लार्ज कैप फंड लेके चलें। इंडेक्स फंड नहीं लें बल्कि एक लार्ज कैप फंड लें, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस म्यूचुअल फंड है। इसको आप कंटिन्यूसली जैसे आप एसआईपी प्लान कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली प्लान करते हुए चलें। मेरे हिसाब से आपको इसमें काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। आप कम से कम 12% का मिनिमम एवरेज आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि आप चाहते हैं आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करें हर महीने और आपको 10 लाख रुपए मिले 10 या 15 साल बाद, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक जादू की छड़ी होना ज्यादा जरूरी है। तो आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। आप करीबन 6000 के आसपास प्लान करें तो जाके आपका ये कॉर्पस अचीव हो सकता है। बट अदरवाइज जस्ट चूज वन फंड स्टार्ट करने के लिए, फिर आगे चल के आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपने ज्यादा अपना कॉर्पस रखा नहीं है, सिर्फ 1000 रुपए का कॉर्पस है। जैसे अब आपकी इनकम बढ़ेगी, आप वैल्यूज बढ़ाएंगे, तो आप 2-3 फंड ऐड करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, तो आपको 6000 रुपए कम से कम निवेश करने होंगे, ना कि 1000 रुपए, अगर आपका 10 लाख का टारगेट है। और जैसे कि अभिनव
पहले बता रहे थे कि आज की तारीख में जो 10 लाख है, आप 10 साल आगे अगर देखते हैं और अगर आप 7% की भी इन्फ्लेशन पकड़ के चले तो उस दिन आपको कम से कम 24-25 लाख रुपए की जरूरत होगी उतनी ही टारगेट अचीव करने के लिए, वही एसेट लेने के लिए या उसी कॉलेज की पढ़ाई को फंड करने के लिए। शायद ये जरूर ध्यान में रखिए।